देखा 2022 में ब्राह्मण नाराज है का वितंडा खूब फैलाया गया, लेकिन 96% वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को गया। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और उनको ऐसा लगता है कि कोई एक जाति को छटका दो, कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दो जिससे नुकसान हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। जो एलाइज हैं, छोटे छोटे दल, उनको भरपूर सम्मान देती है, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है और फेयर शेयर के आधार पर सत्ता में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। और वो सभी छोटे दल किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अपना दल है, निषाद पार्टी है, तमाम ऐसे दल हैं जो किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब साथ रहेंगे तभी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा शासन सत्ता में और तभी वो समाज का और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो सत्ता में भी आना संभव नहीं है। गुलदस्ते में हर रंग के फूल होने चाहिए और हमारी पार्टी एक ऐसी विराट हृदय की पार्टी है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इस बात को स्वीकार करती है सैद्धांतिक रूप से कि बिना सबका साथ लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। पंकज चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से राजनीतिक सियासत के जो गलियारे हैं वो कहीं न कहीं तेज हो चुके हैं और जिस तरीके से ब्राह्मण का जो एक सम्मेलन होता है उसके बाद से एक बड़ा संदेश पंकज चौधरी द्वारा दिया जाता है और हम इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से पंकज चौधरी का जो मैसेज है ब्राह्मणों को लेकर? देखिए, ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में बैठक की थी और उसका स्पष्टीकरण विधायकों ने स्वयं दे दिया। वो पर्पस क्या था? देखिए, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के अंदर, ब्राह्मण जाति के अंदर एक प्रकार की निराशा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ब्राह्मण भारत छोड़ो का नारा लिखा जाता है जेएनयू में, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल के पिताजी कहते हैं कि ब्राह्मणों को वोल्गा नदी के किनारे भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक आईएएस ऑफिसर सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर कहता है कि ब्राह्मण बेटियों को मेरे लड़के को दे दो, या इस तरह की गंदी बातें करता है वो। तो एक कड़ा संदेश तो पूरे देश भर में जा ही रहा है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण जाति के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें ब्राह्मण कहीं न कहीं अपने आप को राजनीतिक रूप से उपेक्षित और अस्पृश्य महसूस कर रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो है वो ब्राह्मण के द्वारा ही, उसी विचार के द्वारा बनाई और पोषित की हुई पार्टी है। इसलिए सर्व समाज की पार्टी है। ब्राह्मण सर्व समाज की जाति है। ब्राह्मण किसी एक जाति के साथ चिपक करके नहीं रहता, किसी एक जाति के साथ गठबंधन नहीं करता। जब भी वो बात करता है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति आ गया है जब स्वयं उसका अस्तित्व संकट में आ जाए तो निश्चित रूप से अगर बैठक हुई है और समाज के उत्थान के बारे में अगर आपस में चर्चा हुई है तो अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो होनी चाहिए, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। रही प्रदेश अध्यक्ष जी की जहां तक बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है वो पार्टी के संविधान को ध्यान में रखते हुए दिया है कि किसी भी प्रकार के, केवल ब्राह्मण शब्द का उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया है, किसी भी प्रकार के जातीय ध्रुवीकरण की बात करना पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के वो उचित नहीं है। हाँ, पार्टी अपने संगठन के आधार पर कोई कार्यक्रम तय करती है, कोई बैठक करती है तो उसका स्वागत है और हमारी पार्टी करती भी रहती है, ऐसा भी नहीं कि नहीं की है। हमारे यहाँ अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं, उन मोर्चों के आधार पर लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उस समाज के लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि ये लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि भैया इनके जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ओबीसी समाज को एकत्रित करेंगे, यहाँ तो ब्राह्मण ही छटक गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, छटकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देखिए, आज पूरा देश जो परिवर्तन देख रहा है, चाहे वो 370 हटा हो, 35A हटा हो, राम जन्मभूमि विवाद हल होकर के वहाँ पर भव्य राम मंदिर बना हो, काशी का कॉरिडोर बना हो, शाकुंभरी देवी, आप पूरे देश में उठा करके देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभूतपूर्व डेवलपमेंट हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, ये किस कारण से हुआ है? सबके एक होने के कारण ही संभव हो चुका है। और कौन एक हुआ है? देश का सनातन समाज एक हुआ है, जो राष्ट्रवादी समाज है वो एक हुआ है, उसमें सभी जातियां आती हैं, उसमें सभी जातियों का योगदान है। इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करना कि इस जाति ने छोड़ दिया, उसके पकड़ने के चक्कर में वो चले गए, ये मिथ्या बात है और ये
देश एकीकरण की तरफ बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जिस तरह से अब जो चेतना, जो सनातन की चेतना है वो जो ऊपर उठी है, उसमें सब समाहित हो रहे हैं और ये धारा अब रुकनी नहीं है। ये छोटे छोटे विषय तो ठीक है, आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे, इसका समाधान भी निकलता रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में या प्रदेश के भी परिदृश्य में इसका कोई व्यापक असर है। इसका हर चीज़ का समाधान है और समाधान निकल जाएगा। आपने देखा 2022 में ब्राह्मण नाराज है का वितंडा खूब फैलाया गया, लेकिन 96% वोट ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी को गया। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं और उनको ऐसा लगता है कि कोई एक जाति को छटका दो, कोई ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दो जिससे नुकसान हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। इस बात के लिए पूरी तरह से देश भी आश्वस्त है, समाज भी आश्वस्त है। आपने देखा महाराष्ट्र का परिणाम, हरियाणा का परिणाम, बिहार का परिणाम और उत्तर प्रदेश में भी सभी उपचुनाव का परिणाम। ये क्या संदेश देता है? कहीं समाज बटा हुआ है? बिल्कुल नहीं बटा है। एक बात बताइए, आगामी 2027 के चुनाव को लेकर ऐसा तो नहीं है कि जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है ऐन मौके पर ये लोग अपना रणनीति बनाकर किसी और पार्टी को साथ में दामन थाम लें? किसके साथ जाएंगे? समाजवादी पार्टी के साथ, जिसने धर्म का सर्वथा हमेशा नाश किया हो, कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई हो, साधु संतों को जेल में बंद करवा दिया हो। वो धर्मपरायण पार्टी है। ब्राह्मण भूखा रह जाएगा, ब्राह्मण बिना किसी संसाधन के रह सकता है, लेकिन धर्मद्रोहियों के साथ कभी नहीं जा सकता। धर्म की रक्षा में ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। समाजवादी पार्टी उसकी कभी पुरोधा नहीं बन सकती। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं, लोग जाते हैं, लेकिन अब जो ये व्यवस्था अब जो उभरी है और जिस तरह से लोगों तक विकास पहुंचा है, वो विकास की धारा, वो विकास की गंगा अब रुकनी नहीं है। और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी सत्ता में आई है तो किस तरह से नंगा तांडव की है, ये किसकी हितैषी है? 2012 में सत्ता में आने के 36 घंटे के अंदर कई जिलों में दलितों के घर फूके गए थे और फिर दोबारा ये सत्ता में आएंगे तो सिर्फ दलितों के ही नहीं फूके जाएंगे, जिन्हें ये अपना वोट नहीं मानते हैं उनके घर फूके जाएंगे। तो इस तरह की बात करना कि दामन थाम लेगी ये जाति वो जाति, तो अब उस सब सीमा से बाहर बातें आ गई हैं। 2024 का परिणाम अति उत्साह में इन लोगों को डाला लोकसभा का, लेकिन 2024 के परिणाम के बाद जो कोर्स करेक्शन हुआ है पार्टी के अंदर भी और परिणामों में भी, चुनाव के परिणामों में भी आपने देखा होगा कि जनता ने किस तरह से अपना मैंडेट दिया है। एक बात बताइए कि जब पंकज चौधरी ब्राह्मणों के फ्रेम में क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों के फ्रेम में नहीं बैठते तो महाराजगंज से चुनाव जीतते कैसे? ब्राह्मणों ने ही तो वोट दिया। 35,000 की मार्जिन इस बार घट करके आ गई उनकी और 100% ब्राह्मणों ने महाराजगंज में उनको वोट दिया है। तो ब्राह्मणों के बड़े प्रिय नेता हैं, लोकप्रिय हैं और व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं, इतने सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं कि उनकी सर्व स्वीकार्यता है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके अपने तरीके से गढ़ करके उसको परिभाषित करके लोग बता रहे हैं, उसका कहीं असर जमीन पे होना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि ये पंकज चौधरी ओबीसी समाज को कितना एकत्रित कर पाएंगे, जबकि ओबीसी समाज के विभिन्न पार्टियां भी हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद जो एलाइज हैं, छोटे छोटे दल, उनको भरपूर सम्मान देती है, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल रखती है और फेयर शेयर के आधार पर सत्ता में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। और वो सभी छोटे दल किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अपना दल है, निषाद पार्टी है, तमाम ऐसे दल हैं जो किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब साथ रहेंगे तभी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा शासन सत्ता में और तभी वो समाज का और लोगों का कल्याण कर सकते हैं। और बिखर जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो सत्ता में भी आना संभव नहीं है। गुलदस्ते में हर रंग के फूल होने चाहिए और हमारी पार्टी एक ऐसी विराट हृदय की पार्टी है कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद इस बात को स्वीकार करती है सैद्धांतिक रूप से कि बिना सबका साथ लिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। एक बात बताइए, 2025 तो बीत गया, हम 2026 में भी आगे नए साल का आगाज हो चुका है। राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और खासकर आप तो प्रवक्ता हैं, तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि 2026 से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, प्रत्येक दिन एक नई उम्मीद लेकर के आता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। 2070 तक नेट जीरो
कार्बन करने का प्रयत्न संकल्प लिया है। ऐसे बहुत संकल्प हैं जिसको पूर्ण करना है और सभी दिशा में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि 2026 निर्णायक वर्ष है, जब देश में वो सभी क्षेत्र जहां हम अभी कमज़ोर हैं या पूर्ण रूप से नहीं आ सके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाएगी और पुनः सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उसका एकीकरण करने का प्रयास करेगी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 2027 में हम चुनाव में जा रहे हैं, इसलिए 2026 और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बूथ स्तर तक हमारे संगठन की जो गति है वो बहुत तेज हो जाएगी और उस गति के आसपास भी कोई संगठन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं वो जातिगत जोड़ तोड़ के आधार पर, झूठे नैरेटिव के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर राजनीति कर रही हैं और उनके इस सारे नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त कर देगी। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत सारी बात बताए हैं पंकज चौधरी और ब्राह्मणों को लेकर, और आने वाले समय में राजनीति में क्या कुछ नया होता है विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।